हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आपको माइंड मिंगल एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सोशोलॉजी की बुक 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, है ना। इसके चैप्टर फर्स्ट को हम डिस्कस करेंगे आज, स्ट्रक्चरल चेंज ऑन द बेसिस ऑफ अ सीबीएसई सिलेबस। और ये वन शॉट होने वाला है, जिसके अंदर हम जल्दी से जल्दी जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 7-8 उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी काफ़ी नज़दीक हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी इन्हें ख़त्म करते हो। ये जो नोट्स हैं आपको जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लिया करो, या फिर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उनकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्रिप्स नोट्स हैं, है ना। जो बुक का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ये बिल्कुल क्रिप्स नोट्स है, मतलब हेडिंग को बिल्कुल समराइज फॉर्म में आपको दिया गया है, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो प्लीज़, है ना, कर लिया करो। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर चेंज, चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल चेंज। स्ट्रक्चर मतलब किस चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, देश के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, किस चीज़ के स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, इस चीज़ पर हम फोकस करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझेंगे। कॉलोनियलिज्म ब्रॉड इनटू बीइंग न्यू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चरल चेंज। को कॉलोनियल वाला सिस्टम समझाया जा रहा है। सबसे पहले जैसे ही हमारा देश कॉलोनियल के अंडर में आता है, मतलब जब कॉलोनी बनती है ब्रिटिश लोगों की, तो क्या होता है, न्यू पॉलिटिकल आइडियाज फॉर्म होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर चेंज आता है, समाज का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर भी चेंज आता है कहीं ना कहीं, है ना। कोई भी कंट्री दूसरी कंट्री के अंडर में आती है, तो जो चीज़ें दूसरी वाली कंट्री फॉलो करती है या फिर उसकी जो चीज़ें होती हैं वो अपने साथ लेकर आती है, और कहीं ना कहीं वो आपको समाज में देखने को मिलती है ना। बी हैव अ पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसा कि हम सबको पता है हमारे यहाँ संसद भवन वाला सिस्टम चलता है, एंड अ लीगल सिस्टम, है ना। अ पुलिस एंड एजुकेशनल सिस्टम बिल्ड वेरी मच ऑन द ब्रिटिश मॉडल। और जो हमारे यहाँ पर एजुकेशन और जो पुलिस वाला सिस्टम है वो बेसिकली ब्रिटिश मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसी जैसा है। सबसे पहले हम अब कॉलोनियलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंडिंग कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म सिंपली मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। देखिए कॉलोनियलिज्म होता क्या है, सिंपल हम लैंग्वेज में समझें कि क्या होता है। कोई भी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को रूल करने लग जाती है तो उसे हम बोलते हैं कॉलोनियलिज्म, है ना। सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है। कोई भी एक कंट्री जब दूसरी कंट्री को रूल करने लग जाती है उसे हम कॉलोनियलिज्म बोलते हैं, है ना। क्लियर हो गया होगा। इन द मॉडर्न पीरियड, हम मॉडर्न पीरियड की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म हैज़ हैड अ ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमको दिखता है आज भी, है ना, मॉडर्न पीरियड वाले टाइम पर। जैसा कि आप सबको पता ही है, अभी हमने समझा है, जैसे कि पुलिस है, एजुकेशनल सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं, है ना। इन कॉन्ट्रास्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म विच वॉज बेस्ड ऑन कैपिटलिस्ट सिस्टम। देखिए जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वाला सिस्टम था वो कैसा था, वो कैपिटलिस्ट सिस्टम था, है ना। कैपिटलिस्ट सिस्टम क्या होता है, टू इंश्योर ग्रेटेस्ट प्रॉफिट एंड बेनिफिट टू ब्रिटिश कैपिटलिज्म। इसका क्या काम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट इंश्योर करना है ना। सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट निकालना है कहीं से भी, जिसने ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कंट्री को कॉलोनी बना के बड़ा प्रॉफिट निकाला, है ना। एवरी पॉलिसी वॉज गियर टुवार्ड द स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश कैपिटलिज्म। देख जो भी पॉलिसीज ब्रिटिश लोगों के द्वारा बनाई जा रही थी वो क्या कर रही थी, वो उनकी एक्सपेंशन को स्ट्रेंथ कर रही थी, है ना कहीं देखिए कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी, आप किसी कंट्री को दूसरी को रूल करोगे तो आप भी ऐसी पॉलिसी लेकर आओगे जिससे कहीं ना कहीं आपका ही फायदा हो। फॉर इंस्टांसेस इट चेंज द वेरी लॉज ऑफ द लैंड। और जो भी जमीनों के लॉज थे ना, जो कानून बने हुए थे, उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इन्होंने चेंज कर दिया था इंडिया के अंदर आकर। इट चेंज नॉट जस्ट लैंड ओनरशिप लॉज बट डिसाइडेड इवन व्हाट क्रॉप्स ऑट टू बी ग्रोन एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी। देखिए इन्होंने लैंड की जो ओनरशिप थे उनकी लॉज को चेंज नहीं किया, बल्कि इन्होंने ये भी डिसाइड कर दिया था कि कौन सी फसल आपको उगानी है और कौन सी फसल आपको नहीं उगानी है। कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ये तो आप अभी से अंदाजा लगा सकते हो। इट मेडल्ड विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और कहीं ना कहीं इससे मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर था वो भी प्रभावित हुआ था, है ना। कॉलोनियलिज्म ऑल्सो लीड टू कंसिडरेबल मूवमेंट ऑफ अ पीपल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर विद इन इंडिया। जो कॉलोनियलिज्म था वो कहीं ना कहीं मूवमेंट से भी जुड़ा हुआ था, लोगों की मूवमेंट से, है ना। एक पार्ट से दूसरे पार्ट में लोग जा रहे थे, है ना, मूवमेंट करने लगे थे। ऑफकोर्स जब प्रॉब्लम्स एक जगह क्रिएट हो जाती हैं तो लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें और जगह बेनिफिट मिले, तो उस जगह की तलाश में निकलते हैं, है ना, अलग जगह पे जाते हैं, या फिर जो भी रोजगार उन्हें मिले, एम्प्लॉयमेंट की सुविधा हो वहाँ पे जाते हैं, उन्हें थोड़ी सी फैसिलिटी प्रोवाइड हो, वो सारी चीज़ें। उस वाले टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन पीपल फ्रॉम प्रेजेंट डे झारखंड मूव्ड टू असम टू वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। देखिए रोजगार की वजह से ये लोग क्या कर रहे थे,
झारखंड के लोग असम में जा रहे थे टी प्लांटेशन का काम करने के लिए, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट वाली बात थी, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रही है लोगों की। पीपल वर कार्टेड इन शिप्स फ्रॉम इंडिया टू वर्क ऑन अदर कॉलोनाइज लैंड इन डिस्टेंस एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में डेड ऑन देयर वे। जैसे ब्रिटिशर लोग थे, उन्होंने हमारी कंट्री को तो कॉलोनी बनाया था, ऐसे उन्होंने और जो कंट्रीज थी उनको भी अपनी कॉलोनी बनाया। तो यहाँ से जैसे लोगों को इकट्ठा करते थे, उनकी कॉलोनी लैंड थी, वहाँ पर उन्हें काम करने के लिए भेजते थे, जैसे कि एशिया की और जो कंट्रीज़ है, अफ्रीका, अमेरिकाज की, है ना। और क्या होता था कि रास्ते में बहुत सारे लोग मर जाते थे। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड। देखिए कैपिटलिज्म सिस्टम होता क्या है, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम होता है जिसके अंदर प्रोडक्शन करना है किस चीज़ के लिए, ओनली बेनिफिट के लिए, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। और ये प्राइवेटली ओन्ड होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट का कोई भी इसके ऊपर अधिकार नहीं होता है, ये प्राइवेटली ओन्ड होता है। जैसे कि गवर्नमेंट का इस पर कोई भी अधिकार नहीं है ना, वो होता है प्राइवेट सिस्टम, लोगों के द्वारा जैसे ओन किया जा रहा हो, है ना। नेशनलिज्म इम्प्लाइड दैट द पीपल ऑफ इंडिया और ऑफ एनी कॉलोनाइज्ड सोसाइटी हैव एन इक्वल राइट टू बी सवर्गन। देखिए नेशनलिज्म इम्प्लाइड करता है, क्या इम्प्लाइड करता है, जैसे कि भारत के लोग हैं और दूसरी जो कॉलोनाइज सोसाइटी है उनके लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं राइट बनता है कि वो भी अपनी जिंदगी को जी सकें। बट ऐसा नहीं है, जब किसी भी कंट्री को कॉलोनी बनाया जाता है तो वहाँ के लोग भी अपने आप उनके अंडर में चले जाते हैं और चीज़ें वर्ष से वर्ष होती चली जाती हैं। ये होता है हमेशा। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब हम अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझेंगे। देखिए अर्बनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे शहरों का विकास हो रहा हो, है ना, नए नए शहर बन रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होता है। ऑफकोर्स हमें पता है कॉलोनी वाले टाइम पर इन दोनों चीज़ों के ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट पड़ा था। द कॉलोनियल एक्सपीरियंस, देखिए कॉलोनियल एक्सपीरियंस, कॉलोनियल वाले टाइम पर जो लोगों ने चीज़ों को महसूस किया वो क्या थे, डिस्कस करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन रेफर्स टू द इमरजेंस ऑफ अ मशीन्स प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है इमरजेंस ऑफ द मशीन, है ना, यहाँ पे मशीन्स जो बन रही है उनका इमरजेंस, कहीं ना कहीं उन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा हो, है ना, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज लाइक अ स्टीम और इलेक्ट्रिसिटी। ऐसी चीज़ें जो मशीन प्रोडक्शन है उन्हें ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा हो, जैसे कि स्टीम इंजन बन रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जैसी रिसोर्सेज को पैदा किया जा रहा है, ऐसे पावर हाउस को बनाया जा रहा है, तो इसे बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्राइम फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी टुडे इज दैट अ लार्ज मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन वर्क इन फैक्ट्रीज, ऑफिसेज और शॉप्स रेदर देन एग्रीकल्चर। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, के दिन में हम देखें कि सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर को छोड़कर फैक्ट्रीज में जा रही है, ऑफिस और शॉप्स ऐसी जगह पे जाके काम कर रही है। तो ये बताइए भाई साहब कि एग्रीकल्चर कौन करेगा, है ना, कहीं ना कहीं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एग्रीकल्चर, हमारे देश की जनता खाएगी क्या। ओवर 90% ऑफ पीपल इन द वेस्ट लिव्स इन द टाउन एंड सिटी। देखिए वेस्ट में अगर देखा जाए तो 90% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वो कहाँ रहती है, वो टाउन्स और सिटीज़ में रहती है। लेकिन ऐसा इंडिया के अंदर नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो कहाँ से बिलोंग करती है, रूरल एरिया से बिलोंग करती है। वी यूजली एसोसिएट अर्बनाइजेशन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए हम सबको ये तो पता है कि कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा कनेक्शन है, कि ज़्यादातर जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें या फिर जो भी इंडस्ट्री बनती है वो कहाँ बनती है, अर्बन एरिया के आसपास बनती है। तो क्या होता है, जब इंडस्ट्री कहीं भी फॉर्म हो रही है तो उसके आसपास जो एज ए एम्प्लॉय काम करने के लिए आए हुए हैं तो उनके रहने की सारी व्यवस्था होगी, उसके आसपास धीरे धीरे घर बनने लगते हैं, शॉप्स, उनकी जरूरत की सारी चीजें बनने लगती हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक अर्बन एरिया का फॉर्मेशन होता है ना। इन इंडिया द इम्पैक्ट ऑफ वेरी सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन सम सेक्टर्स। ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन का कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर बड़ा इम्पैक्ट दिखता है, जैसे कि कुछ सेक्टरों के अंदर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और कुछ सेक्टरों के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। कैसे, इन डिक्लाइन ऑफ ओल्ड अर्बन सेंटर्स, और कहीं ना कहीं जो पुराने सेंटर्स अर्बन एरिया के अंदर, जो पुराने सेंटर्स इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले जो एरियाज थे वो बने हुए थे, उनका क्या हो रहा है, उनका डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। व्हेन ब्रिटिश टुक ओवर इंडिया स्टेट्स, जैसे ही ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया के अंदर आते हैं और उसे कैप्चर करते हैं, टाउन्स लाइक, जैसे कि कुछ टाउन्स थे जैसे थंजावुर, ढाका, मुरीदाबाद, लॉस्ट देयर कोर्ट आर्टिसंस कोर्ट जेंट्री। तो उन्होंने क्या किया, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो अपने कोर्ट्स को लॉस्ट कर देते हैं, आर्टिसंस को लॉस्ट कर देते हैं, कोर्ट जेंट्री को लॉस्ट करते हैं, क्योंकि जब ब्रिटिशर लोग यहाँ पे आए तो वो अपने सिस्टम के तरीके से चीज़ों को बनाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कम हो जाती है। इन इंडिया द इनिशियल इम्पैक्ट ऑफ द सेम ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू मोर पीपल मूविंग इनटू एग्रीकल्चर।
देखिए इनिशियल मतलब शुरुआत में क्या हुआ था कि जैसे ही ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो मोस्टली लोग कहाँ पे चले गए थे, एग्रीकल्चर करने के लिए चले गए थे। उसमें क्या हुआ कि लोगों ने इसको फेवर नहीं किया और वो उन्होंने बोला कि हम तो एग्रीकल्चर करेंगे भाई साहब, है ना, ये सब नहीं है हमारे काम की चीज़। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर करने लगी। सिटीज हैड अ की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द एम्पायर। जो भी ब्रिटिशर लोगों ने हमारे देश के अंदर आकर अपने एम्पायर बनाया, उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया, तो सबसे बड़ा सिस्टम था इकोनॉमिक सिस्टम। देखिए किसी भी शक्ति के पास अगर वहाँ पे इकोनॉमिक पावर है ना, आपके पास पैसा है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि यहीं से पैसा इकट्ठा किया जाए, यहीं पे यूटिलाइज किया जाए, फिर हम यहाँ से मार्जिन कमाएंगे, है ना। तो उन्होंने जो कोस्टल सिटीज़ थी जो कि समुद्री तट के आसपास बसी हुई थी उनको कैप्चर किया, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, है ना, इनको फेवर किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अपने अपने पोर्ट बनाते हैं, उससे क्या हुआ, इजी ट्रांसपोर्टेशन हुआ, है ना, चीज़ों को जल्दी से जल्दी भेजा जा सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो सारी चीज़ें। बॉम्बे वॉज प्लान्ड एंड रीडेवलप्ड। देखिए जो बॉम्बे था वो प्लांट था लेकिन रीडेवलप्ड था। सो दैट बाई 1900 ओवर 3/4 ऑफ इंडियाज रॉ कॉटन वाज शिप्ड थ्रू द सिटी। तो यहाँ से क्या होता था, रॉ कॉटन थी, रॉ कॉटन को यहाँ से भेजा जाता था दूसरी कंट्रीज में। और ऑफकोर्स हम सबको पता है हमारा देश मसाले और जो कॉटन वाली चीज़ें हैं, है ना, इनका बहुत बड़ा एम्पायर बहुत पहले से रहा है। और ये ग्रेट डाइवर्सिटी के साथ हमारा जो देश है वो काफ़ी रिच है ऐसी चीज़ों में, है ना। तो यहाँ से इन लोगों ने, ब्रिटिशर लोगों ने हमारे देश का एक्सप्लोटेशन किया, कहीं ना कहीं चीज़ों को चुराया, उन्होंने लोगों को एक्सपोर्ट किया। कैलकाटा एक्सपोर्टेड जूट टू डुंडी वाइल मद्रास सेंट कॉफ़ी। कैलकाटा का काम था कि वो जूट को एक्सपोर्ट करता था डुंडी में, वाइल मद्रास सेंट कॉफ़ी, और जो मद्रास था वो कॉफ़ी सेंड करता था, है ना। शुगर, इंडिगो मतलब नील, एंड कॉटन टू ब्रिटेन, और कॉटन वगैरह ये सारी चीज़ें ब्रिटेन में भेजी जाती थी। अब आपको याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी हमारा जो बॉम्बे था वो क्या भेज रहा था, वो कॉटन भेज रहा था। कैलकाटा का काम था जूट सेंड कर रहा था, और जो मद्रास था वो कॉफ़ी, शुगर और इंडिगो डाइज, है ना, ये सेंड कर रहा था। सीयूटी में आ सकता है, इसलिए याद होना चाहिए। कोलकाता फॉर्म्ड स्टोरी। देखिए कोलकाता कैसे बना था इसकी एक स्टोरी है, तो इसको मैंने मेंशन कर दिया है, देख लीजिए कोलकाता कैसे फॉर्म हुआ था। देखिए जब न्यू कॉलोनियल सिटीज़ का फॉर्मेशन हो रहा था तो कहीं ना कहीं कोलकाता को भी रिकॉग्नाइज किया गया, तो ये भी न्यू कॉलोनियल सिटीज़ के अंदर आया। कोलकाता वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सच सिटी, और एक पहली ऐसी सिटी थी जिसे एज अ न्यू कॉलोनियल सिटी देखा गया था। 1690 के अंदर इंग्लिश मर्चेंट आते हैं जॉब चार्नोक, है ना, उन्होंने 3 गांव को लीज पर लिया था। तो एक था कोलिकाटा, दूसरा था गोविंदपुर, और तीसरा था सूतानुती बाय द रिवर हुगली, जो कि रिवर हुगली के किनारे पर थे। वो सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट, तो इन्हें कैसे यूज़ किया जाता था, एज ए ट्रेडिंग पोस्ट, है ना, यहाँ से ही ट्रांसपोर्टेशन होता था चीज़ों का, ट्रेड कैसे करना है, इन्हें ट्रेडिंग पोस्ट बनाया गया। तो इस वजह से कोलकाता का फॉर्मेशन होता है, और पहले गांव था कोलिकाटा, वहाँ से ही कोलकाता बनता है। ये है इसकी फॉर्मेशन स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं द टी प्लांटेशन। अब हम बात करेंगे द टी प्लांटेशन के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है हमारे देश के अंदर जो असम वाली साइड है उसमें टी प्लांटेशन सबसे ज़्यादा होता है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन डिड नॉट हैपन इन इंडिया क्वाइट द वे इट डिड इन ब्रिटेन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इंडिया के अंदर तो नहीं हुआ था, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन में इस चीज़ की शुरुआत हो चुकी थी और वहाँ पे अच्छे तरीके से वर्क भी कर रहा था। दिस इज़ नॉट बिकॉज वी बिगिन इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट। देखो इसका ये कारण नहीं है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत लेट की थी, बट बिकॉज आवर अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इन द मॉडर्न पीरियड वर गवर्न बाई कॉलोनियल इंटरेस्ट। जो ब्रिटेन वाली कंट्री है, जैसे कि आपका यूरोपियन जो आपकी यूरोपियन कंट्री है, उनके अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन जल्दी शुरू हो गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है हम काफ़ी लेट हो गए थे। हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन वाली शुरुआत हमारे देश में जल्दी हो चुकी थी, लेकिन उन सारी शुरुआत के ऊपर कौन था, कॉलोनियल इंटरेस्ट, है ना। ब्रिटिशर लोगों ने हमारे देश को कॉलोनी बना लिया था, इस वजह से हम अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोवोक नहीं कर पाए, आगे बढ़ा ही नहीं पाए, है ना, और हम ज़्यादा अपने आप को डेवलप नहीं कर पाए, इसी वजह से हम पीछे रह गए। ये कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ्टन यूज्ड अनफेयर मीन्स हायर एंड फोर्सफुली कीप लेबर। देखा करते थे वो फोर्सफुली लेबर को हायर करते थे, अनफेयर तरीके से उन पर काम करवाते थे, है ना, उन्हें पगार भी नहीं देते थे, वो सारी चीज़ें उनके एक तरीके से एक्सप्लोटेशन करते थे। एंड क्लियरली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर। और हमने देखा था कि उन्हें वो दूसरी जगह पे भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, और वहाँ पे काम करवा रहे थे। बहुत सारे लोग तो रास्ते में मर जाते थे। वो सारी चीज़ें फोर्सफुली उनका कहीं ना कहीं एक्सप्लोटेशन हो रहा था बुरे तरीके से। हार्श मेजर वर टेकन अगेंस्ट द लेबर
टू मेक श्योर द बेनिफिटेड द प्लांटर। उन पे रात और दिन काम करवाया जाता था, उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता था, उन्हें कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, है ना। क्यों किया जाता था? ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटर लोग हैं उन्हें बेनिफिट हो सके, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनसे प्रॉफिट कमा सकें, बस इस वजह से लोगों का एक्सप्लोटेशन हो रहा था। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया, देखिए इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वो क्या था उसे समझते हैं। फॉर इंडियन नेशनलिस्ट द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन अंडर कॉलोनियल रूल वाज सेंट्रल इशू। देखिए जैसे ही हमारे देश के अंदर नेशनलिस्ट आए, है ना, उन्होंने देखा चीज़ों को कि कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, हमारी जो इकोनॉमिक चीज़ें उनका एक्सप्लोटेशन हो रहा है, तो उन्होंने आवाज़ उठाई। कॉलोनियल रूल वाले टाइम पर ही एक ये सेंट्रल इशू बना दिया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। उनके अगेंस्ट बहुत सारे नेशनलिस्ट खड़े हो गए, है ना, कि अब ऐसा नहीं होगा, हमारी इंडिया जो कंट्री है उसका एक्सप्लोटेशन आप हद से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, बस आपकी छुट्टी होने वाली है ना। द स्वदेशी मूवमेंट एक्सटेंडेड द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी। तो फिर क्या आता है? स्वदेशी मूवमेंट आता है जो कि हमारी नेशनल इकोनॉमी को कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, उसे स्ट्रेंथ देता है। आइडियाज मेड पीपल रियलाइज दैट पॉवर्टी वाज प्रिवेंटेबल। देखिए मॉडर्न आइडियाज आते हैं तो लोगों को रियलाइज होता है कि जो पॉवर्टी है वो प्रिवेंटेबल है। आप समझिए जब उस वाले टाइम पे इतनी पॉवर्टी थी और फिर भी ब्रिटिशर लोगों ने इतना कुछ कमाया, इतना प्रॉफिट हमारी कंट्री से वो लेकर चले गए, और इस कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो उसके रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन कर करके उन्होंने हमारे इकोनॉमिक सारे रिसोर्सेज थे उनको चुरा लिया। डेवलपमेंट ऑफ हैवी एंड मशीन मेकिंग इंडस्ट्री। देखिए क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर कि हैवी जो मशीन्स होती है उनका कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होता है कि इंडस्ट्री को बनाने के लिए, है ना। एक्सपेंशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक जो सेक्टर है उसे एक्सपेंस किया जाता है, उसे बढ़ावा दिया जाता है कि पब्लिक सेक्टरों को बूस्ट किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेहतर हो सके। होल्डिंग ऑफ अ लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर वर कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लार्ज कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं जिनके अंदर बार बार एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होती है और बहुत सारे लोग उसके अंदर काम करते हैं, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बूस्ट मिलता है ना। अर्बनाइजेशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया। अब हम इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। राइटिंग ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ अर्बनाइजेशन बिटनेस इन द फर्स्ट 2 डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमारा देश इंडिपेंडेंट होने के बाद फर्स्ट 2 डिकेड के अंदर क्या हुआ था, अर्बनाइजेशन किस तरीके से बूस्ट किया गया, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। सोशलिस्ट M.S.A. Rao argued that in India, many villages all over India are becoming increasing subject to the impact of urban influence। देखिए क्या होता है, हमारे जो सोशलिस्ट थे M.S.A. Rao, उन्होंने आर्गू किया कि जो इंडिया के मोस्ट ऑफ द विलेजेस हैं वो कहीं ना कहीं अर्बन एरिया जो उनके आसपास है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। उनका इन्फ्लुएंस हमारे गाँवों के अंदर भी देखा जा सकता है। देखिए आप अपने आसपास ही देखते होंगे, जैसे कि कोई भी सिटी है उसके 30 to 40 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो भी गांव आते हैं वो कहीं ना कहीं उस शहर से प्रभावित होते हैं। कैसे प्रभावित होते हैं? एक गांव के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर है तो वहाँ पे जो भी फसल उगाई जा रही है जो डायरेक्ट आपके बड़े शहर के अंदर आ जाती है ना, मंडी होती है, तो डायरेक्ट उनको पैसा मिल गया गाँव के लोगों को, है ना। यहाँ पे शहर के लोगों को अच्छे वेजिटेबल वगैरह मिल गए, है ना, और उनकी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। अब देखिए हम कंक्लूजन की बात करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्प्लाई चेंज नॉट जस्ट इन प्रोडक्शन सिस्टम। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर चेंज नहीं आता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो रहे हैं। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हमने देखा कि क्या हो रहा था, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मशीन्स थी उन्हें बूस्ट किया जा रहा था, है ना, कि कहीं ना कहीं ग्रोथ हो रही थी। डेंसिटी ऑफ सेटलमेंट बट ऑल्सो अ वे ऑफ लाइफ, और सेटलमेंट की डेंसिटी भी बढ़ रही थी। जैसे कि अर्बन एरिया के अंदर लोग काम करने के लिए आ रहे थे तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ रही थी, वो सारी चीज़ें, बट ऑल्सो वे ऑफ लाइफ। इसके अंदर हमने स्ट्रक्चर चेंज के बारे में देखा। हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर था ब्रिटिशर वाले टाइम से लेकर अब तक जो इंडिपेंडेंट इंडिया वाला टाइम था वहाँ तक, है ना, क्या स्ट्रक्चर था, कैसी कैसी चीज़ों के अंदर चेंज आए, सबसे इसके अंदर क्या क्या हुआ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट मिला, अर्बनाइजेशन को बूस्ट मिला। काफ़ी क्रिप्स नोट्स है, इनको आप पढ़ लीजिए, आपको एग्जाम में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ, आप इन नोट्स को कंप्लीट कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपको आप अपनी बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सफिशियंट है ना। इसी के साथ इस लेक्चर का एंड होता है। और प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है पर इससे हमारी बहुत हेल्प हो जाती है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, चिल करिए।